लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक वीडियो जो कि भयानक रूप से वायरल हो रहा है वो है आईपीएस ऑफिसर अंजना कृष्णा का वीडियो, जिसमें कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के जो अजीत पवार हैं उनसे बात करता हुआ वो वीडियो है। वो अवैध खनन को रोक रही थी महाराष्ट्र के एक जगह पर, और जहां पर जो खनन माफिया के जो लोग हैं वो उनको मना करते हैं। जब वो मना करती हैं खनन के लिए, तो उनके पास अजीत पवार का फोन आता है और अजीत पवार उनसे कहते हैं कि आप ये क्यों कर रही हैं। उसके बाद वो कहते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तो आप मेरे फोन पर कॉल लगाइए। तो अजीत पवार उनको धमकाते हैं, वो धमकी वाला वीडियो वायरल होता है। और उसके बाद अब अगले दिन अंजना कृष्णा के बारे में ये खबर आ रही है कि एक एनसीपी के ही एमएलसी हैं, वो अब चाहते हैं, उन्होंने यूपीएससी को एक पत्र लिखा है कि अंजना कृष्णा के के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यूपीएससी के, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उनका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, उनके जो मेरिट वाले जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी जांच पड़ताल की जाए। और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पूजा खेड़कर जैसा फ्रॉड कर रही हूं। अब मैं चाहती हूं कि उस वीडियो को आप पहले देखें और उसके बाद मैं वो चिट्ठी भी दिखाऊंगी जो लिखी गई है। पहले वीडियो देखते हैं कि वो क्या वीडियो था जिसमें वो बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं अजीत पवार के साथ। ये देखिए। आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको सर। वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती है। सर मुझे ये भी पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या सर? मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर समझ रही है, वो आप बोल रही है जो दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। 9 ठीक है, तो वो उनका अपना नंबर देती हैं बात करने के लिए। और जिस तरीके से वो बातचीत कर रही है अंजना कृष्णा, केरला आईपीएस केरला काडर की वो ऑफिसर हैं। आपने देखा होगा कि उनको किस बहादुरी से उन्होंने डिप्टी सीएम से बात किया और उन्होंने ये दिखाया कि जो कानूनी कार्रवाई होती है वो उस कानूनी कार्रवाई को कर रही थी। और कानूनी कार्रवाई में व्यवधान डालने की कोशिश एक तरीके से अजीत पवार ने किया, क्योंकि वो सत्ता की ताकत से उन्होंने सोचा कि इस एक ऑनेस्ट ईमानदार ऑफिसर को वो डरा दे, धमका दे और उनके जोर जोर बोलने पर वो मान जाएंगी। लेकिन अंजना कृष्णा नहीं मानी। अब आपको दिखाते हैं क्या हुआ। एक चिट्ठी आपको दिखाते हैं, वो चिट्ठी कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। उस चिट्ठी में ये चिट्ठी लिखी गई है जो एमएलसी हैं अमोल मितकरी, वो अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के एमएलसी हैं अमोल मितकरी। उन्होंने अंजना कृष्णा के यूपीएससी के माध्यम से चयन पर सवाल उठाए हैं। मितकरी ने शुक्रवार को यूपीएससी सचिव को पत्र लिखा। वो चिट्ठी आप देखिए। उस चिट्ठी में उन्होंने यूपीएससी के सचिव को पत्र लिखकर अंजना कृष्णा की शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की मांग की है। मितकरी ने उस चिट्ठी में क्या लिखा है मैं उसको पढ़ देती हूँ एग्जैक्टली। अंजना कृष्णा के यूपीएससी चयन पर संदेह उठाए गए हैं, इसलिए आधिकारिक रिकॉर्ड की उचित जांच जरूरी है। आयोग को गहन जांच कर तथ्यों और वास्तविकता का सत्यापन करना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अंजना कृष्णा की तुलना विवादास्पद पूर्व आईएएस प्रशिक्षी अधिकारी पूजा खेड़कर से की, जिनके दस्तावेज कथित तौर पर धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए थे। मितकरी ने कहा कि यूपीएससी को जांच कर सच्चाई को जनता के सामने लाना चाहिए। अब देखिए, राजदीप सरदेसाई का भी एक ट्वीट आया है। राजदीप ने क्या उस ट्वीट में लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। More on Ajit Pawar versus IPS officer controversy. Now Maharashtra Deputy CM's NCP MLC Amol Mitkari has written to UPSC
to inquire into educational and caste documents submitted by the IPS officer Anjana Krishna. This comes a day after the viral video of Ajit Pawar berating the officer while she was inquiring into an alleged illegal soil excavation case. Pure intimidation, big question. और बिग क्वेश्चन में लास्ट में उन्होंने लिखा है, ये स्क्रीन पे आपको दिख नहीं रहा है, वेयर इज द आईपीएस एसोसिएशन. लास्ट में अगर थोड़ा सा ऊपर करें सागर, अगर आप इस ट्वीट को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, लास्ट में जो उन्होंने लिखा है लाइन, वेयर इज द आईपीएस एसोसिएशन. इंटिमिडेशन और बिग क्यूज के बाद ये देखिए, वेयर इज द आईपीएस एसोसिएशन. यानी कि पूरा आईपीएस एसोसिएशन इस समय अमित शाह से डरा हुआ है, किसी की मुंह में बोलती इस समय नहीं है. तो मैंने सोचा इस समय पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से इस पर बातचीत की जाए. अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. अंजना कृष्णा के इस वीडियो पर सर आप क्या कहेंगे? और आपके साथ ही कुछ इस तरीके की प्रताड़ना हुई, आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, आपका भी इसी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया, फिर आपको जबरिया रिटायर करा दिया गया. आज अंजना कृष्णा के इस प्रकरण पर क्या कहेंगे सर जी? देखिए मैडम, सबसे पहले तो जो मेरी सीमित ताकत है और हमारी पार्टी की ताकत है, मैं उनको हृदय से बधाई दूंगा और उनको सैल्यूट करूंगा, क्योंकि मैंने 3-4 चीजें वो जो बातचीत का क्रम था उसमें देखा. एक और मैं समझता हूं कि कई तमाम और अफसरों के लिए मैं उन्हें विशेष रूप से इस रूप में एक नजीर मानूंगा कि बड़ी, जैसे आपने खुद भी कहा, बड़ी सौम्यता, बड़ी धीरता के साथ और बड़ी दृढ़ता के साथ एक अंडर ट्रेनी अफसर होने के बाद भी जिस प्रकार बुद्धि, विवेक और शालीनता के साथ, दृढ़ता के साथ, सत्यता के प्रति उन्होंने अपना आग्रह प्रस्तुत किया, अगर मैं यह कह सकूं तो ये बड़ा ही कॉपी बुक और बड़ा ही आइडियल एक कहा जाए कि एक उनका रिस्पांस था. उसकी तुलना में श्री अजीत पवार जो हैं, उनका जो कृत्य था वह बेहद निंदनीय था, बेहद दुखद था, बेहद कष्टप्रद था. और इसमें कोई शक नहीं कि जिसको हम लोग रॉ पावर कहते हैं, रॉ पॉलिटिकल पावर, उसका एक और घिनौना रूप था. यह तो पूजा खेड़कर नहीं होंगी, लेकिन अजीत पवार इसमें बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे. कम से कम वीडियो में जो उनके डायलॉग्स थे, जैसे हम लोग बचपन से ही वो हिंदी मूवीज देख रहे हैं और उसमें जो विलेन कई बार पॉलिटिकल गार्ब में होता है, तो वो पॉलिटिकल गार्ब में होता तो है लेकिन मूलतः विलेनस होता है, विलेन होता है, अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहा होता है. तो वो बिल्कुल उसी प्रकार से दिख रहे हैं. आमतौर पे चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती हैं, ग्रे होती हैं, लेकिन यह एक आश्चर्यजनक रूप से एक ऐसा कन्वर्सेशन था जो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट था. वह एक बहुत ही छोटी सी मांग कर रही थी. अव्वल तो बात यह भी सही है कि जब अवैध खनन का मामला है तो आपके हस्तक्षेप करने की जरूरत क्या है. नंबर 2, आपको अपने अफसर के बात सुनने की भी जरूरत है. कोई यह एलिगेशन तो था नहीं कि आप पैसा ले रही हैं, पैसा लेके छोड़ रही हैं. आप एक्शन कर रही हैं. एक्शन गलत होगा तो ऊपर वाला उसको करेगा. एक्शन आप जिस प्रकार द वे ही इंटरवेंड एंड द वे शी रिस्पॉन्डेड, तो जो उनका रेस्पॉन्स था उनको हम लोग सल्यूट करते हैं. इट इज ए रियली रिमार्केबल वन. और जो अजीत पवार जी का था वो एक्सट्रीमली कंडेमनेबल था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसमें कुछ भी नया नहीं था. तमाम नेता इस प्रकार की, मैं अगर ये शब्द प्रयोग कर सकूं, घिनौनी हरकत, घटिया हरकत करते देखे जाते हैं. अब देखिए अब इसमें समस्या ये आती है कि जैसे मान लीजिए 30 साल 32 साल में तो ऐसे भी कोई रीढ़ बचती नहीं है, उनके जो कहिए कर देते हैं. जो नए लड़के लड़कियां होती हैं जो कल को पढ़ के, कल अभी यूपीएससी की जो परीक्षा दे रहे हैं, वह एक पूरा चैप्टर, जनरल स्टडीज के 4 चैप्टर हैं, एक चैप्टर उसमें एथिक्स है. 4 पेपर्स में 250 नंबर एथिक्स है और उसमें केवल सवाल जवाब होता है. उसमें यही अजीत पवार जैसे नेताओं का होता है कि यदि कोई तुम्हें फोन करेगा कि अवैध माइनिंग हो रहा है और तुमको मैं सस्पेंड करूंगा तो क्या करो, तो ये लड़कियां, ये लड़के लिखते हैं कि मैं उन्हें शालीनता से मना करूंगा. उसी ने वहां भी लिखा होगा एग्जाम में, यहाँ भी वही कह दिया.
ये जो अंतर होना चाहिए कि लिखना कुछ है करना कुछ है, वो बच्ची नहीं सीखी। अब ऐसे ही दुनिया भर के घाघ जो है मगरमच्छ, उनको वही सिखाना चाहेंगे। यही अगर हम लोग की किस्मत अच्छी होगी तो वह नहीं सीखेगी, किस्मत खराब होगी तो बाकियों की तरह वह भी सीख लेगी। नहीं, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि क्या अमित शाह के दबाव में क्या आईपीएस एसोसिएशन इस समय चुप है? इसके बारे में भी तो हमें कहीं ना कहीं बात करनी पड़ेगी कि आज जितने भी सिटिंग आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आज उनके मुंह में दही क्यों जमी हुई है, वो क्यों नहीं बोल पा रहे? एक बेसिक चीज जो इतनी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा है। तो ये अगर नहीं बोल रहे हैं और सब चुप है, तो इसका मतलब तो यही है कि भाई अमित शाह के दबाव में है, या अमित शाह के डर से कोई बात नहीं कर रहा है, या फिर सरकार के डर से बात नहीं कर रहे हैं कि अगर वो बोलेंगे तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा, उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, या उनके प्रमोशन को रोक दिया जाएगा। देखिए, जो एसोसिएशन की आप बात कर रही हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार जो है, उसका उसका तो है ही कैरेट एंड स्टिक का जो प्रिंसिपल है कि अगर तुम हमारे साथ हो तो तुम, जैसे मान लीजिए हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो पता नहीं कितने वर्ष के हो गए, 70 75 80 कितने वर्ष के हो गए, उनको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। अगर कोई उनके मन लायक नहीं है तो उसको 30 35 40 में ही बीआरएस दे देना है, सीआरएस दे देना है, उनको उठा के फेंक देना है। अगर ज्यादा गुस्सा है तो उसको परमानेंट जेल में भी डाल देना है, उसका पता ही जेल कर देना है, जैसे संजीव भट्ट हैं। तो यह, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो खौफ का मंजर, खौफ का आलम, खौफ का की भयावह स्थिति, मेरे बैच के कई लड़के गुजरात के थे, अब 3 4 थे, तीनों चारों में कोई अब सेवा में बचा नहीं। एक समीउल्लाह अंसारी थे, वो छोड़ के चले गए अमेरिका। एक रजनीश राय थे, संभवतः रजनीश राय वही थे जो अमित शाह जी को अरेस्ट किए थे, जहां वो भी छोड़ के आईआईएम में प्रोफेसर हो गए। कोई बचा, राहुल शर्मा थे जो जो जिन्होंने ये एक एटीएनटी वाला जो किया था, वह भी छोड़ के अब वकील हो गए। तो खौफ की जो बात है उसमें कोई शक नहीं कि खौफ अभूतपूर्व स्थापित कर दिया गया है। अब देखिए, कुछ दिन पहले वह सही था, गलत कुछ नहीं था कि जो सीईसी हैं, उनके परिवार वालों पर जब लांछन लगाए गए एक प्रकार के, यद्यपि वो मूर्खतापूर्ण लांछन ही था, तो कितनी तेजी से आईएएस एसोसिएशन आया और उसने कहा कि नहीं नहीं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट का पक्ष रखना था। आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन को सेवा के लोगों के लिए बनाया गया है, न कि सरकार के भोंपू के रूप में। तो जहां सरकार का भोंपू बजाना हो वहां तो एसोसिएशन हमेशा है। लेकिन जब इस बच्ची को जरूरत है, एक युवा लड़की को, जब उसने साहस दृढ़ता का परिचय दिया, जब उसने वह किया जो उससे अपेक्षित है, और उस समय आईपीएस एसोसिएशन श्री अमित शाह के भय से, सरकार के भय से गायब है, तो जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से यह बहुत ही गलत संदेश दे रहा है कि आखिर ऐसा एसोसिएशन किस काम का है जो सेवा में, जिसकी जब आवश्यकता पड़ रही है, जब सर्वाधिक आवश्यकता है, उस बच्ची को लगे, अन्य लोगों को लगे कि ये एसोसिएशन है, एक समूह है, हम एक हैं, तो आप गायब हैं, तो ऐसे एसोसिएशन का क्या अर्थ है? बिल्कुल वाजिब बात आपने उठाई है। अब आपको क्या लग रहा है कि अंजना कृष्णा के साथ ये लोग क्या कर सकते हैं? उसका उनका तबादला होगा, क्योंकि अभी उनकी 2 साल की सर्विस थी खाली अंजना कृष्णा की, और 2 साल में जिसकी सर्विस रही हो, एक यंग ऑफिसर है, केरला काडर की वो ऑफिसर है, उसको इस तरीके से डराते हैं, धमकाते हैं अजीत पवार, और अब उसके डॉक्यूमेंट्स की छानबीन हो रही है। तो अब उसके साथ इस पूरे केस का निष्कर्ष क्या होगा आपके हिसाब से मिस्टर ठाकुर? देखिए, मतलब जो अंतर, अब यहाँ सवाल अंतर का दिख रहा है कि गवर्नमेंट्स में धमकाने, डराने, या अपना अपना काम बनता, जनता का क्या करता, इस टाइप से जो है वो तो हमेशा से रहा है। लेकिन अब चीजें ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी हैं। तो ईश्वर न करे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा ना हो, नहीं तो आजकल चूंकि जिस प्रकार से एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन से अब जो है घुटने टेक के बैठी है, तो कोई
यह असंभव नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा होगा, लेकिन कोई असंभव नहीं है कि अगर अजीत पवार यह लेके पहुंचे कि सरकार गिरा दूंगा, नहीं तो उसको ठीक कर दो, तो पता लगा यूपीएससी में उनके कागज बदल दिए जाए और अनाउंस कर दिया जाए कि इसने फर्जी सर्टिफिकेट दिया। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि प्लांटिंग पेपर्स वगैरह जो है, चेंजिंग, मैन्यूवरिंग, मैनिपुलेटिंग, इंट्रोड्यूसिंग फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह कई बार नॉर्म बनते जा रहे हैं। जो न्यू नॉर्मल कहा जा रहा है, दिस इज नाउ अ न्यू नॉर्मल। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। वह सब डिपेंड करेगा कि अजीत पवार जी को यह चीज कितना उनके उनको उनको अहम पर कितना लगा है, वो कितना दौड़ भाग रहे हैं। बिकॉज जो प्योरिटी ऑफ प्रोसेस है, दैट सीम्स टू हैव बीन लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज्ड। मिस्टर ठाकुर, आपने बात किया अभी अजीत पवार की, तो अजीत पवार का जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने जब वायरल हुआ ये वीडियो, तो उन्होंने क्या कहा, ये भी उस पर भी टिप्पणी आप करिए। उन्होंने ये कहा कि उनका इरादा कानून प्रवर्तन में हस्तक्षेप करने का नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि स्थानीय स्थिति शांत रहे और तनाव ना बढ़े। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे हमारी पुलिस और इसके अधिकारियों, विशेष रूप से महिला अधिकारियों के प्रति बहुत सम्मान है, जो विशिष्टता और साहस के साथ सेवा करती हैं। मैं कानून के शासन को सर्वोपरि मानता हूं। मैं पारदर्शी शासन और हर अवैध गतिविधि जैसे रेत खनन के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। अब इस पर क्या कहेंगे? ये तो दोगुलापन वाला एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया, लेकिन इसकी गंभीरता क्या है सर आपके हिसाब से? देखिए, ये आप जानते हैं, ये अब हम लोग के यहाँ हिंदी में पहले ही बहुत इस तरह के इन स्थितियों के लिए मुहावरे बने हुए हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इस तरह के जो है मुहावरे हैं। तो इसका आप भी जान रहे हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आप जान रहे हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट केटर टू है जो लोग हमारे आपके जैसे लोग जो उनको आरोपित कर रहे हैं उनके लिए, और अपनी जनता के लिए, और अपने लोगों को भाई कि देखो उनके क्योंकि रेपुटेशन हिंदुस्तान में एक अच्छा ये है, अच्छाई कि कोई भी जो जितने गुनाहगार नेता हैं उनको भी रेपुटेशन की चिंता बनी रहती है। गुनाह करते हैं लेकिन गुनाह सामने आए, ये इससे बचना चाहते हैं। तो अगर उसी के चक्कर में कम से कम अब यहीं रुक जाएं और आगे न बढ़ें, क्योंकि तीसरा यह भी पहलू है कि अगर वह ज्यादा उस महिला अफसर के चक्कर में और अगर मामला आगे बढ़ेगा तो इसकी छीछा लेदर या इसका कीचड़ अजीत पवार जी पर ही जाना दिखता है मुझे। तो अगर फाइन सेंस उनको प्रिवेल करेगा तो जो मैंने एक एक्सट्रीम कहा, तो दूसरा यह भी हो सकता है कि चीजें जस की तस रुक जाएं। जो सही मतलब जो है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो अब उसको उस चैप्टर को भूल जाए। अब वो सब डिपेंड करेगा उनके साइकोलॉजी पे, लेकिन ये उनके कितना मुश्किल हालात है? पे। अजीत पवार चाहे तो माफी मांग सकते हैं उस महिला अधिकारी से, क्यों नहीं माफी मांग रहे? और नहीं, मोदी मौन है। सबसे बड़ी बात तो अमिताभ जी, मोदी जी मौन है, अमित शाह मौन है, देवेंद्र फडणवीस मौन है, और अजीत पवार को माफी मांगने में क्या मुसीबत हो रही है? देखिए, वो माफी तो मैं नहीं समझता हूँ कि कभी भी मांगेंगे। माफी नहीं मांगेंगे, जितना लिख दिए हैं वह लगभग माफी सदृश ही है। तो अब मतलब मैं तो यही मान के चलता हूँ कि यदि उनके लोग इस चीज में फिर आगे न बढ़ें और उस महिला अफसर को हार्म न करें, तब भी बहुत बड़ी नेमत ही मानी जाए। क्योंकि यह सोचना, एक जैसे जो आदमी अवैध खनन को लेके इतना मुखर रहा हो और ओपन, वो तो आदमी जानता नहीं रहता है कि कोई तीसरा आदमी रिकॉर्ड कर रहा होगा और वो वायरल कर देगा। जानता नहीं है कि चीजें वायरल हो जाएंगी, आदमी जोश में बोल दिया। लेकिन जब बोल दिया तो अब उतना भर उनके लिए मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति आ पाएगी। वो देखिए, सोफिया कुरैशी जी वाले में ही मंत्री ने जितना क्रिप्टिक माफी मांगा, आज तक जो है वो माफी नामा ही चल रहा है कि माफी मांगो, वैसे मांगो वैसे मांगो। उसमें बच भी गया मंत्री, उसके कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कष्ट का विषय रहा कि उनको राहत दे दी, और जलेबी घुमा के उनको बचा ही दिया गया। तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि जो जो मुख्य बातें मेरी समझ में है, पहली बात कि श्री अजित पवार निश्चित रूप से एक्सपोज हुए विथ फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, क्योंकि ये लोग ऐसा करते हैं ये हम लोग जानते हैं। लेकिन इनका एक्सपोज होना
रेयर होता है। कम से कम अब रिकॉर्ड हो गया कि इन्होंने उसके लिए कहा था, फिर इन्होंने माफी नुमा एक वह भेज दिया। बाकी मैं नहीं समझ रहा हूं कि कोई तीसरा और इसमें आके कुछ और एक्स्ट्रा करेगा। यह जरूर है कि कहीं कोई पगला जाए तो और ज्यादा महिला अफसर के खिलाफ न जाने का प्रयास करे, तो वह तब स्थितियां विषम हो सकती है। जैसा चिट्ठी है, चिट्ठी रुक जाए, चिट्ठी खत्म हो जाए, दैट कैन बी वन, बट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि इस प्रकार के जो नेता होते हैं, जो रीजनल माइंडसेट से भी जुड़े होते हैं, वह अपने ईगो में चीजों को आगे ले जाना चाहते हैं। कई बार उनका विवेक मर जाता है। वह स्थिति ज्यादा डेंजरस आइदर वे हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। नमस्ते।